हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दित्याज एम्पायर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और हम लोग उसी को टारगेट करके घटना चक्र पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे व्याख्या सहित। तो दोस्तों, आज से हम लोग सबसे पहले जिस भी पैटर्न से या जिस सब्जेक्ट से जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएस में, सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज से दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास से 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों कवर करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए भारतीय प्राचीन हिस्ट्री है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसके टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर माध्यमिक इतिहास कवर करेंगे, मध्यकालीन इतिहास कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, उससे स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। और जो भी उसमें व्याख्या दोस्तों दी जाती है वो सारी व्याख्या हमारे क्वेश्चंस के नीचे जो व्याख्या दी जाती है उसमें कवर हो जाती है। इसलिए दोस्तों जितने भी की पॉइंट्स हैं वो पकड़ते हुए हम लोग डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी और उनके स्थापना वर्ष से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। और जबकि इनकी कंपनियों की जो स्थापना वर्ष है वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा दोस्तों आपको। इसमें एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगीज़ कंपनी का नाम था और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1498 है। और ऐसे दूसरे नंबर पे कौन सी थी, वेरिंगे दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। और तीसरे नंबर पे थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी और चौथे नंबर पे, और इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। और चौथे नंबर पे डैन ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसकी स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी। और पांचवें नंबर पे कंपनी देश इंडीज ओरिएंटलीज। तो ये जो सबसे लास्ट में दोस्तों, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, तो उन्हीं की कंपनी का नाम था कंपनी देश इंडीज ओरिएंटल लेस। कई बार दोस्तों क्या होता है, जो जितने डिफरेंस नाम हैं, इनके अलग नाम हैं, वो नाम पूछ लेता है कि ये किस कंपनी का नाम है। तो ये नाम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर कौन आया था, वास्को डिगामा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी जो जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको शॉर्ट में बता दूं कि इन लोगों ने सबसे पहले समुद्र में कब्जे कर लिया था। समुद्र के जरिए ये लोग व्यापार करते थे, तो अगर किसी और का जहाज समुद्र में जाता था तो वो लोग उसके बदले लाइसेंस प्रणाली स्टार्ट की थी, उसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो इसके ऊपर जस्ट हम लोग व्याख्या में पढ़ के आए, तो द अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, पुर्तगाली थे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों इसमें रिपीट कई बार क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें बस क्वेश्चन देखते देखते आगे चलना है ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से होता जाए। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमोरिन ने। दोस्तों अगले क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो एक तरफ समुद्री यात्री दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश, यानी कि कौन सा समुद्री यात्री किस देश से संबंधित था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे वास्को डी गामा अभी हम लोग पढ़ के आए कि वो पुर्तगाल का निवासी था, ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये स्पेन का निवासी था। और कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। और तस्मान था हॉलैंड का निवासी दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन। और ये IS प्री का क्वेश्चन है, ये 2000 में आया है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमन्स लैंड, वर्तमान में तस्मानिया नाम से जाना जाता है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्बुकर्क। दोस्तों ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक एल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 ईस्वी तक की भारत का गवर्नर या वायसराय मतलब जो भी था वो बनाया गया था। तो इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। और इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और सबसे पहला अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन था, तो सबसे पहला गवर्नर दोस्तों फ्रांसिस्को दा अल्मीडा था। ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बन के आया था, और ये 1505 ईस्वी में बना था। और दोस्तों इसी ने अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसे नीले जल की नीति भी बोलते हैं। और उसके बाद अल्मीडा के बाद आया था अल्फांसो दा एल्बुकर्क, ये आया था 1509 से 1515 तक। लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि, और इसने कई काम भी ऐसे किए थे दोस्तों, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। जैसे इसने भारत की धरती पे पुर्तगाली शक्तियों की स्थापना शुरू कर दी थी। जैसे कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। और इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का इसीलिए वास्तविक संस्थापक इसने ही दोस्तों। और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो पहले इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ए दिया गया है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। और बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। और सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। इसमें पूछा गया है यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसके जो बी सी डी हैं वो सही कथन है, लेकिन ए जो है वो गलत कथन है। क्योंकि दोस्तों 1510 ईस्वी में ही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर इन्होंने अधिकार किया था। तो 1499 में ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा 1510 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग
भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसे कहा जा सकता है का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो दोस्तों इसमें पहला दुर्ग की जो स्थापना है वो 1503 में हुई थी, लेकिन जो पहला गवर्नर बनाया गया था वो 1505 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए, और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुगली। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी तक ये गवर्नर था भारत का, ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली, और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई, और चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया, और चिनसुरा में डचों ने गुस्ताबुस जिले का निर्माण कराया, और श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांडिचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका सिर्फ केवल एक सही होगा दोस्तों, कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, और पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की, और अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया, और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया, और इस प्रकार केवल पहला कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये आईएएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो 1995 में पूछा गया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो दोस्तों जस्ट ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉब चारनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती, ये कलकत्ता का स्थल है, को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2023 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का जो स्थापना वर्ष है उसे 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉब चारनॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटने हैं आपको, मतलब भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डच।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। और इसके बाद 1602 ईस्वी में डच या हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ए दिया गया है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही कथन सही हैं। ए दिया गया है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी दोस्तों। बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनी ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लीवेंट कंपनी। दोस्तों चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में इन दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अकबर। दोस्तों अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अगर ये पूछा गया है कि कंपनी के गठन, तो कंपनी का गठन दोस्तों 1599 या 1600 ईस्वी में हो गया था। तो उस टाइम पे अकबर था। अगर ये पूछा जाएगा कि सब भारत वो लोग कब आए या उनकी प्रथम फैक्ट्री किसके शासनकाल में हो, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जहांगीर होगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो सूरत में स्थापित की थी और इसे स्थायी कारखाना भी बोलते हैं दोस्तों। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया और कैप्टन थॉमस
बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। अगला क्वेश्चन है 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल पहला यानी भरूच में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार ये देख लीजिएगा कि कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी। सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो दोस्तों सूरत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था दोस्तों 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में। चलिए इसकी व्याख्या देख लें। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया जो कि अस्थायी था और उन्होंने प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है जब वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत में। और दोस्तों बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगालियों से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। दोस्तों बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है हमें।
तो इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इसमें दोस्तों एक तरफ युद्ध दिए गए हैं और एक तरफ संधि, यानी किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध इसका एक्सला चैपल या सापेल की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों अनिर्णायक युद्ध था दोस्तों ये। और चौथा था दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध, और ये हुआ था ब्रिटिश की हार से। चलिए इसकी सही ऑप्शन 4 है दोस्तों, सॉरी सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 दोस्तों सही है और 1 दोस्तों गलत है। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था, ये सही है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है दोस्तों वो इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था और इसमें 50 से 52 दिया गया। तो ये दोस्तों गलत हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के मध्य ही हुआ था। और अगला दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध, ये 1761 में हुआ था। और दोस्तों अगर देखा जाए तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में दोस्तों। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठों और अफगानों के मध्य, जिसमें मराठों की दोस्तों हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। और यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेशन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने कभी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर लगाया। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सूरत में। सबसे पहला सूरत में कारखाना अंग्रेजों ने लगाया था 1613 ईस्वी में, लेकिन उस फ्रांसीसियों का भी पहला कारखाना दोस्तों सूरत में ही लगा था, लेकिन 1668 ईस्वी में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोक के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी दोस्तों तो लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कॉलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बी और सी, चिंसुरा और हुगली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डचों के बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई और इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोंग और जुगतिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1632 ईस्वी में। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो
डचों ने 1615 और 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, और यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसीसियों के पराजय का एक मुख्य कारण उसकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था, और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें ए दिया गया है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है दोस्तों पुर्तगाली। तो दोस्तों इसका प्रवेश का सही तिथिक्रम अगर पूछा गया है तो इसका दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, और डच के बाद दोस्तों अंग्रेज, और देन फ्रांसीसी, क्योंकि सबसे लास्ट में दोस्तों फ्रांसीसी आए थे। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। सोलहवीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए, और इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? दोस्तों डचों ने, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने ए बी सी इन सभी में सब डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना, ये सारे डचों के स्थापित व्यापारिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना दोस्तों। तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा दिया गया है दोस्तों, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें पूछा गया है अंग्रेजों की भारत में देन थी कौन सी? तो दोस्तों इसमें से कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं थी, क्योंकि तंबाकू और लाल मिर्च ये पुर्तगाली लेके आए थे दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था, और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी, और इस प्रकार इनमें अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीबी मैकाले। अगला क्वेश्चन है, एक्सला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो पहला कथन दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है। एक्सला सापेल की संधि में ये दोनों ही शर्तें मानी गई थी, दोनों ही चीज़ें हुई थी मतलब कि। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक्सला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग गो का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पूरा कवर करेंगे, और इस वीडियो में दोस्तों सारा यूरोपियों का भारत में आगमन जितने भी क्वेश्चंस अभी तक PYQ थे वो सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, और पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौशक्ति ताकत। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति और कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और आर ओ ए आर ओ को टारगेट बना के अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों।